आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। देश की बहस में आपका स्वागत है। और आज देश की बहस में आप लोगों ने वोटिंग के जरिए जिस मुद्दे को चुना है वो मुद्दा है आगामी चुनावों से जुड़ा हुआ। अयोध्या में योगी का झंडा, चुनाव में हिंदुत्व का एजेंडा। 70% लोग चाहते थे कि किस तरह से बीजेपी एक बार फिर से चुनाव में योगी को अयोध्या से उतारकर मैदान में हिंदुत्व के एजेंडे पर चल निकली है और इसकी काट क्या विरोधियों के पास मौजूद है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद होंगे। यूपी के सियासी समर में इस बार भगवान राम की नगरी अयोध्या चुनाव के केंद्र में रहेगी, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। अयोध्या से सीएम योगी की उम्मीदवारी पर बीजेपी चुनाव समिति की मोहर भी लग चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि अयोध्या से निकला हिंदुत्व का संदेश क्या पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का भगवा पताका लहराएगा, और क्या अयोध्या में योगी का झंडा चुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा पाएगा। सीएम योगी का अयोध्या से उम्मीदवारी के क्या कुछ मायने होंगे और इसकी काट विपक्ष के पास क्या वाकई में मौजूद है और ये कितना इफेक्ट डालेगी, चर्चा करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम। यूपी चुनाव में राम मंदिर की लहर, सीएम योगी चले अयोध्या की डगर। काशी में मोदी, अयोध्या में योगी। योगी अयोध्या से लड़ेंगे, क्या हिंदुत्व पर वोट पड़ेंगे? अयोध्या हिंदुत्व की वो प्रयोगशाला है जिसने बीजेपी को न सिर्फ उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाया, बल्कि सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी का तमगा भी दिला दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। अब एक बार फिर से उसी अयोध्या और भगवान राम के सहारे बीजेपी यूपी चुनाव की वैतरणी पार करना चाहती है, क्योंकि राष्ट्रवाद को धार देने के लिए बीजेपी सीएम योगी को अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ाने जा रही है। आदरणीय मोदी जी बनारस आकर लड़े तो आज काशी का जो स्वरूप आप देख रहे हैं वो भव्य हुआ। तो कोई भी बड़ा नेता जब कहीं जाकर लड़ता और अयोध्या का स्वरूप तो लगातार भव्य हो ही रहा है। वैसे तो अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली के तौर पर है, लेकिन अयोध्या सियासत का भी बड़ा अखाड़ा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में भी राम मंदिर निर्माण की लहर बह रही है। ऐसे में अयोध्या से सीएम योगी को उतारकर बीजेपी प्रदेश में हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देना चाहती है। बीजेपी ने सीएम योगी को राम की नगरी अयोध्या से सियासी समर में उतारने का फैसला कर वो ब्रह्मास्त्र चल दिया है जिसकी काट विपक्ष के पास भी नहीं होगी। काशी से लड़े या अयोध्या से लड़े, उत्तर प्रदेश की जनता रोजगार चाहती है, उत्तर प्रदेश की बेटियां न्याय चाहती हैं। योगी जी के नाम की वजह से पूरे प्रदेश में हार रहे हैं, तो अयोध्या की क्या कहें। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ के रिश्ते का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो अब तक 42 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। वहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर भी योगी आदित्यनाथ की छवि स्पष्ट और मुखर होकर बोलने की हमेशा से रही है। ऐसे में उनके अयोध्या से चुनाव लड़ने का मतलब हिंदुत्व का बड़ा संदेश देना है। वहीं इसके जरिए वे बीजेपी के 80-20 के फॉर्मूले को भी हिट साबित कर सकते हैं। और जिस तरह से साल 2014 में पीएम के काशी को अपना कर्म क्षेत्र बनाने का फायदा बीजेपी को पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ था, कुछ उसी तरह से सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने से न केवल अवध की 82 सीटों पर असर पड़ेगा, बल्कि ब्रज और काशी की भी कई सीटों पर इसका असर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। कोई योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, इससे बहुत कुछ बदल जाएगा। ये मुझे लगता है कि स्ट्रेटजिक भूल है। इसकी जगह मेरे ख्याल से कोई दूसरी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए थी। अयोध्या जहां हर गली में धर्म पर सियासत है, हर गली में धर्म के नाम पर वोट है और राम मंदिर के निर्माण ने इस धर्म वाली राजनीति को और धार दी है। बीजेपी ने इस माहौल को अच्छे से परख लिया है और सीएम योगी को चुनाव मैदान में उतारकर उसे कैश कराने की रणनीति मानी जा रही है। ऐसे में देश की बहस में आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या सीएम योगी और बीजेपी के लिए गेम चेंजर बनेगा अयोध्या, और अयोध्या में योगी का झंडा यूपी चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा।
और इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल भी, क्योंकि देश की बहस जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ पूरा शो है और जनता को ही आज का मुद्दा चुनने का मौका देते हैं, तो आपकी भागीदारी भी होती है शो में। योगी के अयोध्या से लड़ने से बीजेपी को क्या चुनाव में फायदा मिलेगा, आप बताएं हाँ या नहीं में। www.newsnationtv.com हमारी वेबसाइट पर आप वोट कर सकते हैं, हमारे ऐप के जरिए वोट कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर वोट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जाकर वोट कर सकते हैं और कार्यक्रम के दौरान अगर आप अपनी राय साझा करना चाहें, वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें भेज सकते हैं और साथ ही व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9711002266 9711002266। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल देव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, प्रेम शुक्ला जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, योगी जी अयोध्या चले हैं, विकास पर भरोसा नहीं रहा कि एक बार फिर से हिंदुत्व के एजेंडे की राह अपना ली? देखिए, विकास और हिंदुत्व ये एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदुत्व पता नहीं, आप राहुल गांधी वाले हिंदुत्व पर जब को हिंदुत्व मानती हैं, उनकी जो परिभाषा है, या जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. वर्मा ने 11 दिसंबर 1995 को नितिन भाऊराव पाटिल बनाम मनोहर जोशी मामले में जो फैसला दिया था और जहां हिंदुत्व को परिभाषित किया था, उसके अनुसार हिंदुत्व जो है भारतीय सांस्कृतिक जीवन शैली का पर्यायवाची है। ऐसे में हिंदुत्व के बिना तो हिंदुस्तान की अवधारणा ही बहुत जो है वेग हो जाएगी, उसका कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हिंदुत्व प्राणवायु है और हम उसको हमेशा से, हमारा कोई वो छिपा एजेंडा नहीं, खुला एजेंडा है। नहीं, बिल्कुल खुला एजेंडा है, हिंदुत्व की लेकिन गोरखपुर के महाराज को अयोध्या जाने की, राम की नगरी जाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, वो तो वैसे भी कोई वो यादव परिवार या सुश्री मायावती परिवार से तो आते नहीं कि अयोध्या उनके लिए अस्पृश्य है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अपने कार्यकाल में 3 दर्जन से अधिक बार जो है अयोध्या की यात्रा कर चुके हैं और कोई यात्राएं चुनावी यात्राएं नहीं थी। वो सारी की सारी यात्राएं अयोध्या के विकास के संदर्भ में, अयोध्या को वैश्विक मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारे के शहर के रूप में विकसित करने के लिए, अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने के लिए, अयोध्या में जो है दीपावली मनाने के लिए, अयोध्या के विकास कार्यों को गति देने के लिए और रामलला के दर्शन करने के लिए जाते रहे हैं। अब ऐसे में किसी को आपत्ति हो तो हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कई बड़ी योजनाएं जो हैं उनका ऐलान जो है लखनऊ में न रहकर अयोध्या जाकर किया था, ऐसा भी कई एक्सपर्ट कह रहे हैं। जी प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी तमाम सवालों के साथ, अपने दूसरे मेहमानों को भी जोड़ना चाहूंगी चर्चा में। तहसीन जी, क्या वाकई में मामला इतना सीधा साधा है कि भाई ठीक है, हमारा तो एजेंडा रहा है और राम की शरण में अगर हम जा भी रहे हैं तो दिक्कत क्या है? काम किया है, प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। यही दिक्कत है पिनास जी कि काम कुछ नहीं किया है और इसका प्रमाण में नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट देती जो कहते हैं कि सभी बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है सबसे नीचे के स्थान पर है। काम इनका हेल्थ में इतना बुरा था कि हेल्थ में सभी पूरे देश में उत्तर प्रदेश का सूबा सबसे लास्ट था। तो काम तो कुछ किया नहीं। अब इन्हें लगता है कि हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन उनको करना है या उन्हें ऐसे कुछ लगता होगा, इसलिए जो आदित्यनाथ जी के बयान थे वो अब्बाजान को लेकर बाकी 80 वर्सेस 20 थे। लेकिन ये अयोध्या इसलिए जा रहे क्योंकि पूर्वांचल में पूरी तरह से बीजेपी हार रही है। पूर्वांचल रीजन में ये समाप्त हो चुकी है बीजेपी। मैं पहले भी आपके शो पे कहा था कि बीजेपी 50 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। मैंने पहले आपके शो पे कहा था वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा। अब मैं आपके शो पे कह रहा हूं पूर्वांचल में ये इतनी बुरी तरह से हार रहे, इसलिए आदित्यनाथ जी अवध रीजन में जा रहे। आप इस बात को नोट कीजिए, 50 से अधिक बीजेपी को सीटें नहीं मिलेगी। चलिए प्रेम शुक्ला जी, हालत खराब है इसीलिए अवध की राह पकड़ी है। वहां से जैसा पिछली बार मोदी जी जब काशी पहुंचे थे वहां से पूर्वांचल वोट बैंक को साधा था, इस बार योगी जी पहुंच रहे हैं। पीनाथ जी, प्रेम जी बोलिए, प्रेम से बोलिए। तहसीन पूनावाला जी को 2013-14 से सुन रहा हूँ, आराम से मुझे मेरी बात, मैंने आपको सुना। तहसीन जी मुझे भी सुन लीजिए कृपा करके। 2013-14 में कह रहे थे कि मोदी जी तो कोई है ही नहीं, भाजपा कहीं है ही नहीं, और भाजपा जो है कांग्रेस को 50 के आंकड़े के नीचे फेंक कर सत्ता में आई थी। 2017 में कह रहे थे कि भाई कहीं है ही नहीं योगी जी,
कहीं भाजपा है ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 325 सीटें मिली। 2019 में भी यही प्रेडिक्शन कर रहे थे। तो कांग्रेस का एक कांग्रेसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें जीतेगी थोड़े कहने वाला है। और कांग्रेस ये बता दे कि एक दोहरे अंक में कब जाने वाले हैं। 7 विधायक इनके पास थे, 5 भाग गए, 2 विधायक इनके शेष बचे हैं। अगली बार भी दोनों को जीतने की गारंटी श्रीमती प्रियंका वाड्रा भी नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी ठीक है, दूसरों के बारे में 50 से नीचे आ जाएंगे। आपको मैं तहसीन पूनावाला जी कितने की शर्त लगाना चाहेंगे? आइए मैं लगाता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो है स्पष्ट बहुमत में 300 सीटें पार करेगी। अगर 50 के नीचे भारतीय जनता पार्टी आ गई, अगर तो आप राजनीति में रहना मैं छोड़ दूंगा। आप अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति छोड़ेंगे, है हिम्मत आपकी? कुछ भी बातें कर देने से कुछ होता जाता नहीं मित्र। आप जो हैं जो कह देंगे कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीट नहीं आई, कह दीजिए 0 आ जाएगी। आपके कहने से उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई असर नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जिस नीति आयोग का आप हवाला दे रहे हैं, स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं, उसी नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 पैरामीटर्स में से हेल्थ के 14 पैरामीटर्स में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ है। 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में कुल अस्पतालों की मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 12 थी। आज वहां पर 59 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं संचालित होने की स्थिति में हैं। वहां पर आयुष्मान भारत की योजना का लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने लाभ लिया है। आप तक शौचालय नहीं दे पाए थे साहब, शौचालय बनवाया, मकान मिला, रोटी कपड़ा और मकान। गांधी जी भारत की स्वतंत्रता के लिए यही परिकल्पना मोदी जी के नेतृत्व में मकान मिला है। मैं आऊंगी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त जुड़ गए हैं, जरा उनको भी चर्चा में डॉक्टर अजीज खान को भी, ठीक है, डॉक्टर अजीज खान को भी शामिल कर लूं। डॉक्टर खान, आजकल आपकी पार्टी खूब सेंधमारी कर रही है बीजेपी के घर में, लेकिन इस बीच उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड चला है, योगी जी को अयोध्या से उतारने का फैसला कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? पिनाजी, प्रेम शुक्ला जी से मेरा 2 सवाल है। नहीं, वो सवाल पहले मेरे का जवाब दे दीजिए, फिर लोग आपस में सवाल कीजिएगा, तब मैं मेरे को भी ब्रेक मिलेगा। अरे भाई पिनाजी, हाँ, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके साथ में जब कोई डिबेट करता हो तो आप मुझे बोलने नहीं देती हैं। नहीं, आप पूरा बोलिए, सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे बोलने देना, आपने सवाल किया, मैं उसी सवाल से संबंधित बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि पिछले एक लंबे वक्त से मैं देख रहा हूं ट्वीट हो रहा है कि साहब योगी जी मथुरा से लड़ेंगे, कहीं कहीं से लड़ेंगे, कहीं लोग सपने में आ रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं क्या टिकट कंफर्म हो रहा है? ऐसा तो नहीं पार्टी टिकट काट रही है योगी जी का? टिकट उनका कंफर्म है? ऐसा तो नहीं तमाम लोग छोड़कर भागे जा रहे हैं? 200 विधायक पहले प्रदर्शन कर चुके हैं, तो टिकट पक्का है या नहीं पक्का? पहला सवाल। दूसरी बात मैं जानना चाह रहा हूं, और अगर पक्का है टिकट, अगर चुनाव लड़ेंगे योगी जी, तो मैं जानना चाह रहा हूं उनका ग्राउंड क्या होगा? क्या वो वहां पे लोगों को बताएंगे, वहां की जनता को, कि हमारी वजह से उत्तर प्रदेश में एक बड़ी विकट संख्या आई, बड़ी विकट दिक्कतें आई, कोरोना में 800 का सिलेंडर, आपने अपने दोनों सवाल पूछ लिए ना? लाखों मौतें हुई, आपने अपने दोनों सवाल पूछ लिए डॉक्टर खान साहब, ढका नहीं जा सका। ठीक है, क्या बताएंगे? ठीक है डॉक्टर खान साहब, मैं जवाब लूंगी। अरे सुनिए ना जी, लोगों को इतना लंबा वक्त दिया, मुझे बात रखने दीजिए ना। डॉक्टर खान, मैं जवाब दूंगी, पहले आप मेरा भी तो जवाब दे दीजिए। बताएंगे कि क्या किसानों को मैंने कुचला है? वो बताएंगे किसानों को कुचला है, हत्या किया है? वो बताएंगे कि हाथरस में बेटी के रात के अंधेरे में मैंने जला दिया है? वो बताएंगे कि अरुण वाल्मीकि को मैंने कस्टडी में लेकर के हमारे अधिकारियों ने मार दिया रात में? क्या वो बताएंगे कि मनीष गुप्ता गोरखपुर में उसको पुलिस ने कस्टडी में लेकर के रात के अंधेरे में मार दिया? ठीक है, सारे सवालों का जवाब ले लीजिएगा आप, लेकिन पहले मेरे सवाल का आप बताएंगे कि अखिलेश चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? एक बात आप समझ लीजिए पिनाक जी, आज माननीय अखिलेश यादव जी अपने चुनावी रणनीति को तैयार कर रहे हैं, और तैयार हो जाएगा। ये हमारे नेता के विवेक पे और हमारी पार्टी के विवेक पे वो फैसला करेगी। हमारी कोर कमेटी है, वो जो तय करेगी वो फैसला माना जाएगा। हम इनकी तरह ये नहीं कहते ख्वाब आ रहा है यहाँ से लड़ेंगे। कोई ख्वाब में तो अखिलेश जी के भी कृष्ण भगवान आए थे, आप भूल गए शायद। क्या कहा था? क्या कहा था बताइए? आए थे ना, आपके भी ख्वाब में आए थे, कहा था, वो बता दूंगी। लेकिन सुनिए एक मिनट डॉक्टर अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछूं, आप क्या चाहते हैं? आपका नेता जो है बार बार जनता के बिना चुना हुआ है, आपको अच्छा लगेगा? पहली बार 20 साल में उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि भाई कि वो जो है वो चुनावी मैदान में उतरेगा, जनता के बीच जाएगा। तो अखिलेश जी के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेशर हो गया है चुनाव लड़ने का। 2017 में चुनाव लड़े थे,
इस पैराशूट से उतार दिए गए थे। मैं जानना चाह रहा हूं, हमारे नेता अभी भी सांसद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और आप समझिए 4 से 5 विधानसभा आता है एक लोकसभा में, उसके प्रतिनिधि हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, अभी रिसेंटली उसी के सांसद हैं। मैं योगी जी को जानना और योगी जी चुन के नहीं आए थे गोरखपुर से, वो सांसद नहीं थे 2017 सुनिए ना, जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। जिस सीट से चुनकर आए थे, इस्तीफा देने के बाद हमारे लोगों ने जीत लिया था वहां पे। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में जीता था, याद है आपको? राहुल जी, जीता था ना? राहुल जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्या वाकई में आपने सबको सुना, क्या वाकई में प्रेम शुक्ला जी का ये तर्क जो है आपको वाजिब लगता है कि भाई हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी ने कभी छोड़ा ही नहीं था, विकास और ये साथ साथ चल रहे हैं, उनकी हालत कोई पतली नहीं है, और अजीज खान साहब कह रहे हैं, अभी तक नहीं बता रहे हैं कि अखिलेश चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। आपकी नजर में क्या प्रेशर है अब अखिलेश पे चुनाव लड़ने का? देखिए, अगर योगी जी चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, तो अखिलेश के ऊपर मुख्य चैलेंजर के नाते ये दबाव तो बनेगा। अब ये उनको तय करना है, लेकिन अकेले इससे बाजी इधर से उधर नहीं होगी। ये कई जो तत्व होते हैं उनमें से एक ये तत्व हो सकता है, इसका कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ये अभी इस पर अनुमान ही लगा सकते हैं हम। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो आपका आज का जो मुख्य विषय है कि एजेंडा क्या होगा, यानी हिंदुत्व का झंडा, भगवा झंडा और मोदी जी का और योगी जी का जो एजेंडा, ये दोनों एक हो गए हैं क्या? तो मुझे अगर इस पर आप पूछेंगी तो मैं कहूँगा कि हाँ, दोनों एक हो गए हैं, और इसलिए एक हो गए हैं क्योंकि उनसे बीजेपी को लगातार पूरे देश में अपार सफलता हासिल हुई है। ये एक ऐसा फार्मूला है जो लगातार कामयाब हो रहा है, और अभी कुछ समय तक उसके कामयाब होने की पूरी उम्मीद है। मैं ये भी कहूँगा कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास के काम कुछ हुए हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो ठीक है, विपक्षी दलों का होता है, लेकिन मुझे इस पर बहुत दुख है, और मैं इसको बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, देश के भविष्य के लिए, कि केवल धर्म के आधार पर, हिंदुत्व के आधार पर, और हिंदुत्व ही विकास है, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयता है और नागरिकता है, ये जो सोच है ये देश के लिए अच्छी नहीं है। ये फायदेमंद है बीजेपी के लिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर ये दोनों ही सवालों का डॉक्टर प्रेम एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। जी बोलिए राहुल जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सबके लिए रोचक होगा। वो एक अमेरिका का बहुत बड़ा थिंक टैंक है जो रिसर्च करता है, प्यू रिसर्च सेंटर। उसने 2019 के चुनावों के बाद एक पूरे देश में व्यापक सर्वे किया था भारत में धर्मों को लेकर, और उसमें धर्म और राजनीति का भी वो था। उसका एक आंकड़ा बड़ा रोचक है कि 49% लोगों ने, हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया सारे देश में, और उत्तर भारत में और मध्य भारत में 68% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। अब जिस पार्टी को अपने 80% लोगों का 68% वोट मिल रहा है, वो इस वोट को क्यों छोड़ेगी? वो इसको और बढ़ाएगी। तो ये बहुत साफ है, और ये आंकड़े हमें बता रहे हैं, और जो चुनाव परिणाम भी है यानी वही 80 वर्सेस 20 का जो स्टेटमेंट आया है योगी जी का, उसी के हिसाब से अब आगे की रणनीति जो है वो चल रही है। प्रेम शुक्ला जी, कुछ सवाल आपसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पूछे हैं, जवाब दीजिए, और राहुल जी ने बात की है उसका भी जवाब चाहूंगी आपसे। देखिए, राहुल जी की बात से मैं शुरू करता हूं। आदरणीय राहुल जी का ये कहना है कि हिंदुत्व से राष्ट्रीयता के लिए किसी प्रकार की आशंका है, राष्ट्रीयता के लिए किसी प्रकार की असुरक्षा का बोध है। देखिए, हिंदुत्व सर्वसमावेशक है, और जिस हिंदुत्व की बात सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस जे.एस. वर्मा कहते हैं, जिस हिंदुत्व को भारतीय जनता पार्टी ने अंगीकार किया है, जिस हिंदुत्व के चेहरे के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व उभरा, उस हिंदुत्व के चेहरे में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात है। उसमें किसी एक पंथ, एक गोत्र, एक जाति, एक धर्म को किसी प्रकार का जो है विशेष महत्व देने का कोई अवसर नहीं है, और हर किसी को तो फिर 80 वर्सेस 20 का कौन सा फॉर्मूला है सर? प्रसार करने और विकसित होने के सुअवसर को हम दे रहे। नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका, इसका भी उत्तर देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आप जो है, चाहे वो 2014 का चुनाव देखें, 80 सीटों पर चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को 73 सीटें मिली, जो 90% से ज्यादा है। उसी तरह से जब आप 2017 के चुनाव हुए, 325 सीटें एनडीए को मिली बीजेपी के नेतृत्व में, जो 403 का 80% से ज्यादा है।
आखिरी जो 2019 का चुनाव सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ी, सपा बसपा आरएलडी तीनों का गठबंधन था। उसके बाद हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 64 यानी 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो हम 80% लोग हमको सीटों का समर्थन दे रहे हैं। दूसरी तरफ 20% सीटें, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि आपको जातियों के समीकरण जो है वो बिगड़ते हुए नजर आए, कुछ साथी साथ छोड़ते हुए नजर आए, और इसीलिए हिंदू धर्म को जातिवाद से ऊपर उठाकर हिंदुत्व का अलख जगाने के लिए योगी जी राम की शरण में पहुंचे हैं। देखिए पीनाथ जी, 1968 से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधनों का इतिहास है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने गठबंधन की राजनीति का जो है इस्तेमाल प्रारंभ किया था, और आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके कार्यकाल में गठबंधन की पहली स्थायी 5 वर्ष की सरकार 25 पार्टियों के गठबंधन में चलाई थी। हम गठबंधन के साथियों का हमेशा बहुत सारे इस यात्रा में बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, बहुत लोग साथ छोड़ कर गए। भारतीय जनता पार्टी है, कई बार उससे लाभ भी होता है, कई बार क्षति भी होती है, लेकिन हम गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हैं। कोई साथी हमारे साथ छोड़कर जाना चाहता है, ये उसका अपना राजनीतिक निर्णय है, उसको हम चाहेंगे कि हमारे साथ रहे। फिर भी अगर कोई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है, और सपा दोनों आरोप लगा चुके हैं, आपको एक लंबी फहरिस्त बता चुके हैं आपकी नाकामियों की, कह रहे हैं इसीलिए आपको बार बार भगवान कृष्ण याद आ रहे हैं, आपको काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, इस तरह के स्टेटमेंट देने पड़ रहे हैं, आपको अयोध्या जाना पड़ रहा है क्योंकि काम नहीं हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है पीनाथ जी, पीनाथ जी बहुत अच्छा प्रश्न। अब देख लीजिए, 36,000 करोड़ रुपए किसानों का पहली ही कैबिनेट बैठक में कर्ज माफ। ये कर्ज कब का था? ये कर्ज था आदरणीय अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान का। उसके बाद आप देखिए लगातार विकास के कार्य, सपा बसपा ने मिलकर जो है एक्सप्रेसवे का कुल निर्माण किया 468 किलोमीटर 2007 से 2017 के बीच में। भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्षों के कार्यकाल में वो 685 किलोमीटर। पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की कब डबल हुई हो? 5 वर्षों में डबल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुई। राहुल जी आपके पूरे बैनर्स में, आपके पूरे कैंपेन में फर्क दिखता है, आप लगातार कह रहे हैं, तो ये फर्क राजनीति में क्यों नहीं आता? अभी भी राम का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? मैं तो वही पूछ रही हूँ ना, अगर काम क्यों नहीं बोल रहा है आपका? अगर काम इतना अच्छा था तो मोदी जी तो बार बार कहते हैं ना कि विकास के मॉडल को लेकर आगे जाओ, विकास की बातें बताओ लोगों को। अचानक से आपके नेता जो है राम कृष्ण 80 वर्सेस 20 ये सब क्यों याद करने लग गए? पीनाथ जी अब सुन लीजिए। अच्छा नहीं पीनाथ जी, हम राम को क्यों छोड़ दें? जिन राम राज की परिकल्पना स्वतंत्रता आंदोलन का मूल मंत्र थी, महात्मा गांधी जो राम राज लाना चाहते थे, उन राम का राज लाने के लिए हम प्रभु राम की शरण को हमेशा स्वीकारें, उनकी नीतियों उनके आदर्शों को संस्थापित करें। इस पर जिन्नावादियों को रोज आपत्ति क्यों होती है? महात्मा गांधी के रामराज के विरुद्ध तो जिन्ना ने ताल ठोकी थी। यही सवाल अच्छा सवाल है डॉक्टर अजीज खान, आपके सवालों के जवाब मैंने ले लिया, अब जरा उनका भी सवाल है कि जिन्नावादियों को आपत्ति क्यों होती है? आपकी किससे? देखिए मुझे आपत्ति डॉक्टर अजीज खान, जरा समाजवादी पार्टी से राहुल जी जवाब ले लूं, फिर आती हूं आपके पास। देखिए मुझे आपत्ति तब होती है कि जब दलित, शोषित और वंचित समाज, नौजवान और किसान बड़ी उम्मीद के साथ वोट देता है बीजेपी को, और इन्होंने ख्वाब दिखाते हैं कि साहब आपको जातिगत जनगणना कराएंगे, आपको आपका हक देंगे। जब ये इनका हक नहीं देते हैं उस वक्त तकलीफ होती है। आज आप देखिए किस कदर दलित, शोषित, वंचित समाज जिसने इनकी सरकार बनाई थी उसकी उपेक्षा की गई, उसको कहीं ना कहीं अपमानित किया गया। आप देखिए इस डूबती नाव को कहीं ना कहीं छोड़ करके वो समाजवादी पार्टी की तरफ लोग आ रहे हैं, बड़ी उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। इसलिए तकलीफ होती है कि आप देखिए इस्तीफे में क्या लिखा जा रहा है, इनके अपने लोग लिख रहे हैं इस्तीफे में कि ये लोग झूठे लोग हैं, इन्होंने दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, पीड़ितों का और उसके साथ साथ जो पिछड़े समाज है उसका वोट लिया, लेकिन वोट तो ले लिया लेकिन उनका हक नहीं दिया। आज आप देखिए माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी है उप मुख्यमंत्री, बड़ा पद दिया, लेकिन जब बैठाने की बात आती है तो देखिए उनको स्टूल पे बैठाया जाता है। माननीय योगी जी सोफे पर बैठते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों अपमान कर रहे हैं आप? स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष है, उनको साहब चेयर दिया जाता है, फर्नीचर एक चेयर दिया जाता है प्लास्टिक का, और उसके बाद योगी जी बैठते हैं सोफे पे। सवाल इस बात का है कब तक अपमानित करेंगे इस पूरे कम्युनिटी को, इस समाज को कब तक आप अपमानित करेंगे? इसलिए सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही है। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा एक बड़ा अहम सवाल कहा 80-20, मैं जानना चाह रहा हूं 80-20 का
हाथरस में बेटी को जलाया गया वो 80 में है या 20 में है, ये बताएं प्रेम शुक्ला जी। लखीमपुर में किसानों के ऊपर कुचल दिया गया किसानों को, वो 80 में है या 20 में है, ये बताएं अरुण वाल्मीकि को इन्होंने मॉब लिंचिंग करके मार दिया, 20 में है, आप लोगों की तरह है। एक बात, अरे सुनिए ना क्या कह रहे हैं प्रेम जी? आप ये देखिए, गंभीर होइए, आप गंभीर प्रवक्ता है, बड़े नेता बेटी हैं। सबकी साझी होती है प्रेम जी, अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार हो उसे 80 और 20 में ना बांटे। बताइए ना, वो 80 में है या 20 में है? हाँ, बेटी पे अत्याचार वो बहुत गलत हुआ, उसको दंड दिया हमने। बेटी पर अत्याचार कोई करेगा दंड करेंगे, उसको बच्चा नहीं कहेंगे मुलायम सिंह यादव। किसको दंड दिया आपने? बच्चे गलती होती है, दंड दिया है। देखिए सीबीआई ऑर्डर, सीबीआई ने एफआईआर लेके चार्जशीट फाइल करके दंड का पात्र बना दिया। कुलदीप सेंगर को नहीं बता रहे, गायत्री प्रजापति को आपके साथ टहल रहे थे साहब, गायत्री प्रजापति को आप साथ लेकर टहल रहे थे, उनको दंड दिलवा दिया। अरे सुनिए गायत्री ना, प्रजापति जी बलात्कार के मामले में दंड के पात्र भूल गए, और समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष जो अपनी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा था उसको भी जेल में बंद कर दिया है। समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष जिसने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया उसको भी जेल में बंद कर दिया है। चिंता न करें, ये मुलायम सिंह यादव जी का राज थोड़े है कि कहेंगे बच्चे हैं गलती हो जाती है। आरोपियों को बचा रहे थे, आरोपियों को बचा रहे थे। चलिए ठीक है, मैं जरा तहसीन जी को भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। तहसीन जी मुझे एक बात बताइए, ठीक है बीजेपी खुलकर कहती है कि भाई हाँ हमारा एजेंडा है, हम तो राम की शरण में शुरू से थे, हम आज 2 से अगर बहुमत तक पहुंचे हैं तो राम की कृपा है, उन्होंने कभी इससे इनकार नहीं किया। लेकिन कांग्रेस हिंदुत्व को अपनाने, हिंदुत्व की परिभाषा, इन तमाम मुद्दों को लेकर कंफ्यूज रहती है। एक दिन आप अपने आप को सच्चा हिंदू बताते हैं, कभी शिव भक्त बताते हैं, कभी जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं, फिर थोड़े दिन बाद ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जो हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं। तो कांग्रेस एक बार डिसाइड क्यों नहीं कर लेती? जैसे समाजवादी पार्टी का क्लियर है, बीजेपी का क्लियर है, कांग्रेस कंफ्यूज क्यों है? कोई कंफ्यूजन नहीं है पिनाज जी। उन्नाव की बेटी, जो हमारी बेटी थी उन्नाव की, उसकी मां को टिकट श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया है चुनाव लड़ने को। एक सेकंड तहसीन, सॉरी आपको मैं रोक रही हूं बीच में, क्योंकि बेटी का जिक्र है, आपने उन्नाव की बेटी का जिक्र किया। प्रियंका जी हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी के इंसाफ की बात करती हैं। राजस्थान में क्या हुआ है आपको मालूम होगा? हाँ, मतलब ये डिबेट का आज विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने कहा है और तमाम लोग मुद्दा उठा रहे हैं, बात बेटी के मुद्दे से जुड़ी हुई है, तो वहां पर भी वही संजीदगी दिखे जहां चुनावी बयार बह रही हो, सिर्फ वहां संजीदगी दिखे बेटी को लेकर, थोड़ा अखरता है। बिल्कुल, और कोई भी आरोपी को जो सरकारें बचाने की कोशिश नहीं करेगी। आपको याद होगा पिनाजी हाथरस के मामले में जो है डीजीपी, उस बेशरम डीजीपी ने, उत्तर प्रदेश के बेशरम डीजीपी ने लाइव टीवी पर आकर कहा उस बेटी का बलात्कार नहीं हुआ था, और उस बेशरम डीजीपी को इन्होंने नहीं निकाला। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अपशब्द बकूंगा, आप चिल्ला देंगी, बेशरम कह रहे हैं, बोलना है ये लंपट है, चिरकुट है, मैं डीजीपी को, मैं कहूँ इस तरह की भाषा का प्रयोग, लंपट, चिरकुट, चोरकट, इस तरह की भाषा मैं आप दोनों से कहूंगी कि इस तरह की भाषा नहीं अच्छा लगेगा। कृपा करके मर्यादा का पालन करें। मैं अपनी बात रखूं, वरना मैं चुप बैठूंगा। अगर आपको आप भी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, और आप भी प्रेम जी आप भी ध्यान रखें। ठीक है तहसीन, आप बात पूरी करें। ठीक है तहसीन, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, दिया ही नहीं, मैं सिर्फ उनको उदाहरण दे रहा हूं, मैं तो बिल्कुल अपशब्द नहीं, मुझे समझ में नहीं। देखिए मेरा अपशब्द मेरी संस्कृति में नहीं आता। ठीक है प्रेम जी वो नहीं बोलेंगे, अब आप बोलने तो दीजिए, सुनने तो दीजिए प्रेम जी। ये देखिए पिना जी, आपके शो पे साबित अच्छा आदेश दे रहे हैं, करे कांग्रेस का राज नहीं है कि आपके आदेश से चैनल वाले घबरा जाएंगे। ठीक है सुनिए, रुक जाइए ना प्रेम जी, उनको भी सुन लीजिए ना। तहसीन एक मिनट, प्रेम जी आप अपने आपत्ति दर्ज कराई, हमने भी कहा कि गलत है, अब आगे तहसीन जी को सुने जी। ये बड़ी मैं आश्चर्यचकित हो गया आज कि मैंने डीजीपी को कहा, किसी नेता को नहीं कहा। डीजीपी ने, जिसने अपना काम नहीं किया, जिसने टीवी चैनलों पर आकर झूठ कहा कि उस मेरी पार्टी है, मैं कांग्रेस को कुकर्मी कहूं अच्छा लगेगा। मैं डिबेट नहीं कर सकता हूं, मैं कांग्रेस को कुकर्मी कहूं, थैंक यू मैम। नहीं ऐसा इस तरह नहीं, एक सेकंड, आप ये तरीका नहीं है ना प्रेम, उन्होंने आपको तसल्ली से सुना, एक बार उनको भी सुन लीजिए ना। और तहसीन मैं चाहूंगी कि आप किसी पार्टी को लेकर कुछ भी ऑब्जेक्टिव ना बोले, अच्छा रहेगा, एक अच्छे एनवायरनमेंट में डिबेट हो तो नहीं सुना जा सकता है। मैंने क्या कहा? वो नहीं सुनना चाहते अपनी पार्टी के लिए बेशर्म जैसा कोई भी शब्द आप सुनिए। अच्छा, मैंने उनके पार्टी के लिए कहा नहीं, मैंने अफसर के लिए कहा, तब भी उनको बुरा लगा। अब मेरी बात प्लीज आने दीजिए। मैंने डीजीपी को कहा, आपने अच्छा प्रेम जी आगे वो कह रहे हैं, आगे सुन लीजिए उनकी बात, अब उस बात से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने डीजीपी को बेशरम कहा और अब भी कह रहा हूं डीजीपी बेशरम है। डीजीपी को कहा 10 बार कहता हूं, और मैं अगर डीजीपी को बेशरम कर रहा हूं, आप क्यों इतने नाराज हो रहे?
डीजीपी बीजेपी का है क्या? बीजेपी कहा आपने? ठीक है, उन्होंने गलत सुन लिया। ठीक है, उन्होंने डीजीपी कहा, उन्हें बीजेपी सुनाई दिया। तहसीन, उन्हें बीजेपी सुनाई दिया। ठीक है, क्लैरिफिकेशन आ गई ना प्रेम शुक्ला जी। और हम कहेंगे कि किसी के लिए भी ऐसी बातें ना करें। चलिए तहसीन, गलत बोलकर भागते हो आपका। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, एक मिनट बस रुकिए तो सही, उनकी बात तो काउंटर करने दीजिए ना, उनको तर्क से देखिए कहां कहते हैं। देखिए मैम, क्यों इतने घबराए भोखलाए हुए? क्योंकि ये नहीं चाहते कि सच सामने आए, इसलिए बीच में बोल रहे हैं। अब भी दोबारा बोलेंगे। जो एक अंग्रेजी में कहावत है, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज, तो आवाज करेंगे। और कुछ है नहीं इनके पास तथ्य रखने के लिए। जो डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बेशर्मों की तरह टीवी चैनल पर आकर कहता है कि उस पीड़ित बेटी का बलात्कार हुआ ही नहीं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। इन लोगों ने कहा कि इन्होंने इंसाफ किया। वो क्या भगवान राम की बेटी नहीं थी? जब उन्नाव में घटना हुई, जब हाथरस में घटना हुआ, हाथरस में जब उसके बाद अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों को रोंडा, वो वीडियो को सबसे पहले मैंने ट्वीट किया। मुझ पर केसेस हुए, अब केसेस इन्होंने विड्रॉ कर दिए, पुलिस कंप्लेन हुई। तब अजय मिश्रा टेनी ने आकर कहा कि मैं रिजाइन करूंगा। उसके बाद उसने रेजिग्नेशन नहीं दिया। क्या वो जो किसान थे वो राम के बच्चे नहीं थे? जो गंगा पर बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ राजस्थान में, जब राजस्थान में ऐसी घटनाएं आती हैं तो प्रियंका गांधी का वो एक्टिविज्म, आपका वो अप्रोच, इंसाफ मांगने वाला, कार्रवाई कहने वाला, या खाकी को शर्मसार करने वाला, कटघरे करने वाला कहां जाता है? अगर कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार उन दोषियों पर एक्शन नहीं लेगी तो हम वहां पर भी आंदोलन करेंगे और ये कर्तव्य बनता है कि उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको फर्क बताता हूं। कांग्रेस, घटना हुई है, घटना उत्तर प्रदेश में हुई, राजस्थान में हुई, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उन्नाव और हाथरस की तरह जो दोषी थे उनको बचाने का काम नहीं किया है। उनको सजा देने का काम करेगी कांग्रेस की सरकार, और ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और बीजेपी क्यों इस पर आंदोलन नहीं करती? कौन कहता है बीजेपी जो विपक्ष में हो क्यों मुद्दे को नहीं उठाती? क्योंकि बीजेपी के लोग शायद शामिल हो गए, इसलिए मुद्दा एक बार फिर से डिबेट के ऊपर आते हैं। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, शहजाद इस पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। शहजाद जवाब दे दीजिए, फिर मैं डिबेट के टॉपिक पर वापस आऊंगी। शहजाद जी 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 हाँ, पिनाज, मैं देख रहा था कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी इस चैनल पर थे और उस समय पर तहसीन ने डीजीपी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया और अब उन्होंने कहा कि राजस्थान में तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये मैं आपको अब बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा पिनाज जी, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ। ये अशोक गहलोत का स्टेटमेंट है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ, कैमरामैन इसको जूम करेंगे। जो राजस्थान नंबर 1 है बलात्कार के मामले में, हालांकि ये विषय नहीं है, उस पर अशोक गहलोत कहते हैं और असेंबली में भी कहा है, ऑलमोस्ट हाफ द कंप्लेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन राजस्थान आर फेक। ये अशोक गहलोत का स्टेटमेंट है। ये पूर्ण तरीके से सर्वाइवर पर दोष डालना और अपराधियों को बचाने वाला स्टेटमेंट है। अब मैं तहसीन पूनावाला, जो अपने आप को बड़े नैतिकता से प्रस्तुत करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अलवर की जब बेटी आज अस्पताल में है, इनकी जो वाड्रा जी है, प्रियंका जी, जो हाथरस तो पहुंच जाती है, वो रणथंभौर में छुट्टियां मना रही है, मना सकती हैं। और अशोक गहलोत ने एकलौता बयान नहीं दिया, असेंबली में इन्होंने खड़े होकर कहा शेड्यूल कास्ट की महिलाएं गलत आरोप लगाती है बलात्कार का, इसीलिए ये आरोप जो है लगाए जाते हैं और बढ़ते जा रहे हैं, वरना राजस्थान में रेप नहीं होता है। ये उनके मंत्रियों ने असेंबली में कहा और ये स्टेटमेंट आप जूम कर दीजिए, कैमरामैन इसको जूम करके दिखाइए। ये बचाने वाला स्टेटमेंट नहीं है दोषियों को, ये हमारी उन महिलाओं के खिलाफ सबसे बड़ा तमाचा नहीं है कि एक महिला। ठीक है, चलिए आपने भी अपनी बात कह दी। ये पढ़ लीजिए, मुझे उत्तर देने दीजिए, मुझे उत्तर देने दीजिए क्विकली, बस क्योंकि फिर मैं अपने टॉपिक पे वापस उत्तर नहीं होता इसका, उत्तर इसका प्रियंका वाड्रा दे, उत्तर इसका राहुल गांधी दे, उत्तर इसका ये प्रियंका वाड्रा बताए कि जब महाराष्ट्र में शहजाद एक बार उनका उत्तर तो सुन लीजिए, क्या पता उनका उत्तर वाजिब लगे आपको। जी तहसीन, देखिए मैं क्यों कांग्रेस का समर्थन आप मुझे बता रहे हैं कि इसका उत्तर आप प्लीज इनको बोलिए ना। महिलाएं इनका मोनोपोली है प्रेम शुक्ला और शहजाद, सबसे शर्मसार करने वाला बयान। शहजाद एक मिनट सुन तो ले, उनके पास तर्क क्या है, जनता के सामने आ जाएगा ना कि तर्क ठहरता भी है कि कहीं नहीं। ठीक है, अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। पर पिनाज जी, अरे सुन लीजिए ना शहजाद, बीच में क्यों बोल रहे हैं? कोई भी इस बात को जायज नहीं ठहरा सकता कि महिलाएं झूठा आरोप लगाती है बलात्कार का। शहजाद देखिए, ऐसे भी कई मामले सामने आते हैं, उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ एक इनसेंसिटिव स्टेटमेंट हो सकती है, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। तहसीन जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने मुद्दे पर लौटना चाहूंगी डिबेट के। जी प्लीज। एक आपत्तिजनक बयान कर्नाटका के असेंबली में कांग्रेस के विधायक द्वारा दिया गया महिलाओं के बलात्कार को लेकर, और वहां पर बीजेपी के जो स्पीकर थे वो हंस रहे थे। कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा ये गलत है, उसको कहा कि आप माफी मांगो। कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा
क्या इन्होंने कार्रवाई की स्पीकर के खिलाफ? कुछ नहीं, शून्य। जितने प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनका चाल चेहरा चरित्र ही महिलाओं के खिलाफ है। कांग्रेस में होता है तो कांग्रेस में अलवर में हुआ, अलवर में एक घटना हुई, अब अशोक गहलोत के लिए इस्तेमाल करें। डीजीपी के बारे में बेशरम कहा है। चलिए ठीक है आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है। मैं फिर से अपने मुद्दे पर आना चाहूंगी। प्रकाश चंद्रा गुरुग्राम से हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। प्रकाश, जवाब दे। जी मैम, बताइए। हाँ, आप पूरी डिबेट सुन रहे हैं, आप बताइए। मैडम, इनके ऊपर क्या चर्चा ये कर रहे हैं, ये बलात्कार के, मैं इसके लिए मैं तो इस विषय पे नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यही अयोध्या वाले करूंगा, मुद्दे पे बोलिए। हाँ जी, मैं अयोध्या के मुद्दे पे बोलूंगा कि अगर अयोध्या से बाबा या योगी बाबा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो इनको क्या परेशानी, किस बात का परहेज है? भाई, राम भवन बीजेपी बनवाएगी तो चुनाव क्या बाहर से कोई लड़ने आएगा क्या यहाँ पे? लेकिन अगर बाबा को बुला रही तो वो जन जन के प्रिय है। जब उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें चाहती है तो वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बुला रही है। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान साहब, क्या दिक्कत है पार्टियों को अगर राम की शरण में आ रहे हैं? किसने रोका अखिलेश को? यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण सपने में भी आते हैं, उनकी नगरी में आ जाए वो। अरे भाई पिनाक जी, किसी को क्या दिक्कत है भाई? कोई शख्स अगर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए धर्म का आड़ ले रहा है, हम क्यों कहें दिक्कत है? अरे भाई, वो गोरखपुर से नहीं लड़ रहे, अयोध्या से लड़ रहे। गोरखपुर के लोगों ने नकार दिया और दूसरी जगहों के लोगों ने नकार दिया। हम कहां कह रहे चुनाव न लड़े? भाई, चुनाव तो लड़ना ही चाहिए और लड़ रहे तो अच्छी बात है। और अखिलेश कहीं से भी लड़ रहे तो इसका मतलब अखिलेश को सबने नकार दिया क्या? मैं देखिए पिनाक जी, नहीं, आप ही का लॉजिक दे रही हूं। लोकसभा का चुनाव लड़ चुके और वो सांसद हैं। तो गोरखपुर से चुनाव लड़के ही आए थे, योगी जी भी सांसद थे, आप भूल रहे हैं शायद। अरे भाई, आपको यही नहीं जानकारी है? वो सांसद थे, इस्तीफा दिया, वहां से चुनाव हुआ। वो आप समझिए, वो जो उन्होंने प्रत्याशी लड़ाई, बहुत बुरे हारे, काफी वोटों से हार गए बीजेपी का वोट। जो कैंडिडेट थे, आपको पता होना चाहिए, गोरखपुर के महाराज जी जो है गोरखपुर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, उपचुनावों में हार झेलनी पड़ी, इसलिए राम की शरण में जा रहे हैं और काम भी नहीं किया। पर आप अजीज खान साहब बता नहीं रहे मुझे अभी तक कि अखिलेश जी क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे। अरे भाई, चलिए शहजाद से जवाब ले लूं, फिर आगे चलती हूं। मेरा नंबर आता है तो आप मुझे हड़का देती हैं, रोक देती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं हड़काती हूं। मैंने आपसे तो इतने सारे सवाल पूछे आज, प्रेम जी से सारे पूछने दिए। चलिए पहले आप बोल लीजिए शहजाद, एक सेकंड और, नहीं तो ये मुझ पर ही आरोप लगा देते हैं, तो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। आज विपक्ष को थोड़ा ज्यादा मौका मिलना चाहिए, बोलिए। देखिए, अभी 300 यूनिट बिजली, सुनिए। अरे भाई सुनिए भाई, अब आ गए आप चिल्लाना नहीं। सुनिए, हमारा मुद्दा क्या है चुनाव का, समझ लीजिए। हम समाजवादी लोग हैं। देखिए, पहले तो हमने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया, ये होगा। और सिंचाई मुफ्त, किसानों को सिंचाई और बिजली मुफ्त। ये बातें आप पहले भी कर चुके हैं, इस वाले मुद्दे पर आएंगे। नहीं किया अगर वो राम की शरण में जा रहे हैं तो आप कृष्ण की शरण में चले जाइए। मैं आ रहा हूं, मैं वही बात बताऊंगा। अरे पिनाक जी सुन लीजिए, सांड जो सबसे बड़ी समस्या है पूरे उत्तर प्रदेश का, रास्ते में जाइए, अटैक कर दे रहा है, घायल हो रहे, ट्रामा सेंटर में भरे पड़े हैं लोग, उनको 5 लाख रुपया। लगातार इन मुद्दों को लगातार दोहरा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मैं आपको टाइम दूंगा। हमने बात नहीं की आपसे, हमने बात नहीं की ना, मुझे मौका दे। जो आप लेते हैं गरीब बच्चों को दवाई और पढ़ाई, जवाब दें। लीजिए बात, अब काम नहीं करने देंगे तो मना करने दीजिए, हमें अपने मुद्दा को बताने दीजिए कि मैं किस मुद्दे पे चुनाव में जा रहा हूं। मेरा मौका है और मैं लेट से जुड़ा हूं आपके शो पर, आपको तय करना है यदि आप इनको बीच में, हाँ अब इनका हस्तक्षेप आपको बंद करना होगा पिनाश जी, वरना ये डिबेट फेयर नहीं होगी। मैं अपना जवाब दूंगा। देखिए, ऐसा है, पहले तो योगी आदित्यनाथ जी कहां से चुनाव लड़ेंगे अब वो पार्टी तय करेगी, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। परंतु मैं कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जिस भी सीट से लड़ जाए, उस सीट पर जीत भारतीय जनता पार्टी की और आदित्यनाथ जी की इसलिए स्पष्ट है क्योंकि आज जो काम किया गया है, मुझे बताइए, जब 2.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय, जब 36,000 करोड़ से ज्यादा लोन माफ किए गए, जब 1.5 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना, जब हमने 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 2 वर्षों से दिया है, तो क्या हमने हिंदू मुसलमान देखा? और आज हम डंके की चोट पर कह रहे, केवल अयोध्या जी नहीं, वहां पर तो 500 साल बाद मंदिर बन रहा है। इतने वर्षों तक इन्होंने अयोध्या की चिंता क्यों नहीं की? क्यों नहीं भव्य दीप उत्सव कराया? इन्होंने इतने वर्षों तक जो घाट थे बनारस के, वहां पर दीप दिवाली क्यों नहीं कराया? क्यों उसको सूना सूना रखा? क्यों उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम बनाने का काम
नहीं किया? क्यों उन्होंने चित्रकूट की कभी चिंता नहीं की? क्यों उन्होंने मथुरा की जो वहां पे आज चिंता हमने की है, वहां पर ब्रज क्षेत्र का तीर्थ हमने बनाया है, वहां पे विकास के लिए परिषद बनाया है, उन्होंने क्यों नहीं बनाया? क्यों इन तमाम सांस्कृतिक स्थलों का और बाकी जो धार्मिक केंद्रों का इन्होंने उद्धार नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि केवल ये जवाब लूंगी डॉक्टर जी खान से भी, लेकिन यहाँ राहुल जी क्या यहाँ पर, ठीक है तहसीन, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। राहुल जी बहुत देर से चर्चा में शामिल हुए। राहुल जी, यहाँ पर आप सभी को सुन रहे हैं, क्या आपको वाकई में लगता है कि अगर योगी जी अयोध्या जाते हैं तो अवध की जो सीटें हैं उन पर भी असर पड़ेगा, और जहां पर पूर्वांचल में जो जातिगत समीकरण बन रहे हैं, जो आना जाना लगा हुआ है, उस सब की भरपाई हो सकेगी? निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा उनके अयोध्या जाने से। अवध की सीटों पर निश्चित रूप से 80 सीटें हैं, वहां पर फायदा होगा, तो इसमें कोई शक नहीं है। और इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता कि वो या कोई भी व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ता है। वो अपनी पुरानी सीट छोड़ भी सकता है, नई सीट पे जा सकता है, या पुरानी में बड़ी रह सकता है। ये सब चुनाव की रणनीतियां होती हैं, इस पर आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन जो आपका मुद्दा था, मुझे दुख है कि उस पर कोई आ नहीं रहा है, उस पर शायद कोई बात नहीं करना चाहता। और प्रेम शुक्ला तो अब सब कह के चले गए हैं, अब उनकी बात का क्या जवाब दूं मैं। लेकिन वो असली जो मुद्दा है आपकी आज की चर्चा का, मैं समझता हूं कि उस पर सब लोग फोकस करें तो अच्छा होगा। योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे, उससे ये एक छोटा सवाल है। सवाल यह है कि इस समय जो माहौल बन रहा है, जो ध्रुवीकरण सोच समझ के किया जा रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, उसके राजनीतिक फायदे तो किसको होंगे, बीजेपी को होंगे, ये सबको पता है। लेकिन उसके दूरगामी परिणाम पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए और समाज के लिए क्या होंगे, मेरी चिंता ये है। मैं ये मानता हूं कि ये जो 80-20 वाला किस लिए बात कही गई, ये सब समझते हैं, बच्चा नहीं है कोई। अब उसका आप जो भी उसकी व्याख्या करें, जब आप अब्बा जान करके एक बात कहते हैं तो उसकी किसी व्याख्या की जरूरत नहीं होती, सब समझते हैं। आप समावेशी हिंदुत्व की बात वो कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फायदा उठाकर, उसकी गहराई में नहीं जाते वो, कि वो समावेशी हिंदुत्व की बात कर रहे हो। जीवन शैली, वहां धर्म नहीं है, वहां पूजा पद्धति नहीं है वो। ठीक है, मैं तहसीन के पास भी आऊंगी। तहसीन, मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर अगर आज अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं योगी जी, ठीक है, अखिलेश चुनाव लड़ेंगे कि नहीं पता, मैं आती हूँ राहुल जी। आखिरी बात जी बोलिए। आखिरी बात कि पिछले कई चुनावों में बीजेपी ने एक भी अल्पसंख्यक को, एक भी मुसलमान को जो 20% हैं या दूसरे भी अल्पसंख्यक हैं, उनको टिकट नहीं दिया है। क्या कारण है? ठीक है, मैं ये जवाब दूंगी तहसीन, लेकिन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, इसको लेकर क्लियर स्ट्रैटेजी क्यों नहीं अभी तक है? क्या प्रियंका चेहरा होंगी? क्यों नहीं कांग्रेस जो है क्लैरिटी के साथ अपनी लीडर के साथ आ रही है, जब सारे डिसीजन वो ले रही हैं? जनता को पता होना चाहिए। मुझे स्पेसिफिकली इस बात का, आपके इस प्रश्न का उत्तर देना है। इसके पहले मैं एक बात रखना चाहता हूँ राहुल जी की बात को आगे रखते हुए, ताकि बीजेपी के प्रवक्ता इसका जवाब दे। देखिए, दरअसल बात ये है कि मैंने जैसे पहले सेगमेंट में आपको क्या, पूर्वांचल में बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ हो गया, जैसे मैंने कहा था वेस्टर्न यूपी में हो गया। अब ये जो 2 मिनिस्टर्स कल रिजाइन किए थे, जो हमारे दारा सिंह चौहान जी है और स्वामी प्रसाद जी है, तो इनके जो रेजिग्नेशन है, ये जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये गोरखपुर से 70 और 90 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि पूर्वांचल के पूरे रीजन में बीजेपी हार चुकी है। इसलिए अब बाबा चले गए हैं अवध। तो कोई बात नहीं, उनका अधिकार, उनको जहां से लड़ना है, उनको बधाई हो, शुभकामनाएं। लेकिन जहां तक सवाल है प्रियंका गांधी वाड्रा का और कांग्रेस का, मैं आपके चैनल पे बता दूं बड़े स्पष्ट रूप से, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी है महिलाओं को आगे रखने का। आज 125 लोगों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें से 50 महिलाएं थी। 40% टिकटें महिलाओं को दी जाएगी। और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर जो स्ट्रैटेजी है, उस पर पार्टी स्पष्ट है, और उसको और पार्टी जो तय करेगी आपको जल्दी पता चलेगा। लेकिन इसके साथ मैं एक बात रखना चाहता हूं आपके दर्शकों के सामने, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में लड़ाई हो रही है, उत्तर प्रदेश के गवर्नेंस की, उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने की, वो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सपा वर्सेस कांग्रेस है। इस लड़ाई में भाजपा कहीं नहीं है। इस चीज को आप इस चीज को गंभीरता से लिए, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। जब मैंने अब पिनाज जी, जब मैंने ठीक है तहसीन, आप 10% से भी कम वोट बैंक को आप कहते हैं कि इतना रातों रात आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा कि सत्ता में आप आ जाएंगे और कांग्रेस वर्सेस सपा है। कम से कम जितनी मेरी समझ है, मेरी जितनी आंखों की अंडरस्टैंडिंग है, वो तो ये नहीं कहती है। और यहाँ पर राहुल जी भी मुस्कुरा रहे हैं इसको देखकर। वक्त की कमी है, ठीक है, वक्त की कमी। मैं आपको दोबारा लौटूंगी। एक ही लाइन चाहता हूं। ठीक है।
जब मैंने आपके शो पे पहले पिनाज कहा जी, था कि एक सेकंड नहीं पिनाज जी, ये क्या तरीका है? मुझे तो मौका ही नहीं दे रही हैं। एक लाइन चाहता हूँ शहजाद, एक लाइन बोल रहे हैं। नहीं, आप राहुल जी से बुलवाएंगी, आप 3-3 विरोधियों से बुलवाएंगी, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता है वो मुक्तक शक्ति तरह देखता रहेगा। आप 3-3 लोगों को मौका देंगी, वो तीनों अपनी वही बात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन होकर कहते रहेंगे और आप मुझे मौका ही नहीं देंगी। आप सबका जवाब दीजिएगा। एक नहीं, तहसीन जी, राहुल जी और अजीज जी, ये तीनों मिलकर एक ही बात कह रहे हैं और मैं 1 वर्सेस 3 हूं, परंतु आप मुझे 3 गुना मौका भी नहीं दे रही है। आप मुझे मौका नहीं दे रही है। शहजाद ठीक है, और मुझे एक बात करते करते आप लगातार बातें ले रही हैं। शहजाद को बोलने दीजिए। तहसीन, चलिए आप भी थोड़ा बड़प्पन दिखाइए, शहजाद को बोलने दीजिए। मुझे जवाब देने दीजिए। 3 विरोधी हैं तो मुझे भी जवाब देने का मौका मिले 3 गुना। मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है, बोलिए। एक सेकंड, नहीं ये पिनाज जी आप तय कर लो, वरना मैं डिबेट नहीं, ठीक है, वरना आप बोलिए, डिबेट शहजाद करती बोलिए, रहिए, कितनी मैं बार डिबेट से उठ बोलूंगी, जाता हूँ। नहीं पिनाज जी आप डिबेट करती रहिए और मैं छुप रहता हूँ, आप डिबेट करती रहिए। 4 बार कहा बोलिए, आपको शायद डिले है शायद। बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। क्योंकि तहसीन को आप लगातार मौका दे रही है इंटरप्ट करने का, इंटरजेक्ट करने का। तहसीन प्लीज रुकिए, तहसीन प्लीज रुकिए। देखिए आप मेरे ऊपर, सब लोग मेरे ऊपर, आप लोग चारों लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे तो मेरा क्या होगा? तहसीन एक सेकंड रुकिए, शहजाद बोलिए, उनको चांस दीजिए, बोलिए। ऐसा है पिनाज जी, सबसे पहले आदरणीय राहुल जी से मैं पूछना चाहता हूं, हमारे संविधान में राम जी की और कृष्ण जी की तस्वीरें हैं, क्या संविधान सांप्रदायिक है? महात्मा गांधी के समाधि पर हे राम लिखा है, क्या महात्मा गांधी और जो राम राज्य की कल्पना करते थे वो सांप्रदायिक है? वो कहते पूजा पद्धति नहीं थी। महात्मा गांधी को जब गोली मारी गई तो वो पूजा करके ही उठे थे और तब उनको गोली मारी गई और 3 बार गोलियां मारी गई, हे राम कहते हुए मर गए वो। तो इस प्रकार से बातें केवल हिंदुओं को एक प्रकार से अपमानित करने का काम ना किया जाए। यहां पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, हमने 80 लाख किसानों के 36,000 करोड़ के लोन माफ किए, हमने हिंदू मुसलमान देखा क्या? हमने जब उज्ज्वला योजना के 1.5 करोड़ सिलेंडर दिए तो सुल्ताना और शिल्पा को नहीं मिले क्या? हमने जब 2.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए तो मोहित और मोहम्मद को नहीं मिले क्या? उसमें भेदभाव हुआ क्या? आज जब 1,21,000 गांवों में बिजली पहुंची है जो इन्होंने नहीं पहुंचाई, 300 यूनिट फ्री देने वाली की बात कर रहे हैं, उनके यहां पर 18 घंटे बिजली कटौती होती थी, आज बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। केवल दंगे इन्होंने फ्री दिए और सबसे बड़े दंगे हुए इनके समय पर, 1035 दंगे हुए जिसमें मुसलमान मारे गए, तब राहुल जी को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तब राहुल जी को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब दंगाइयों को जेल में डाला जा रहा है, जब मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को जेल में डाला जा रहा है, उनकी संपत्ति कुर्क करी जा रही है, तो आज वो लोग कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिक है। और ये लोग वो लोग हैं जो कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम नहीं लेते, वो लोग हैं जब वीर अब्दुल हामिद का नाम नहीं लेते, ये वो लोग हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम नहीं लेते, अफजल गुरु, याकूब मेमन, इनके लिए मुसलमानों के आइकॉन है, उनका नाम लेते हैं और कहते हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ तो हम सांप्रदायिक हो गए और ये सेकुलर हो गए। जो जिन्ना का ख्वाब देखे वो सेकुलर है और हम सांप्रदायिक है। नहीं, आप 80 वर्सेस 20 हैं। शहजाद बस इतना बता दीजिए कि टिकट देंगे, उन्होंने एक सवाल और उठाया था कि टिकट देंगे क्या? तो हम सांप्रदायिक है। टिकट देंगे क्या इस बार? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को सिलेंडर मिलता है, बिजली मिलती है, लेकिन टिकट नहीं मिलता। हाँ मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ ठीक है, तो केवल टिकट अगर पैमाना है तो जरा इनसे पूछिए कि हर प्रदेश में कांग्रेस ने लगातार मुसलमानों के टिकट क्यों काटे? 1982 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर छोड़कर जो मुस्लिम बाहुल है उन्होंने एक मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और ये समाजवादियों से पूछ लीजिए मुसलमान को कब अध्यक्ष बना रहे पार्टी का, कांग्रेस से पूछ लीजिए कब मुसलमान को अध्यक्ष बना रहे अपनी पार्टी का। पिछले 40 वर्ष से तो एक ही परिवार काबिज है, समाजवादी पार्टी पर भी एक ही काबिज है। मैं मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता पहले दिन पर बनाया। बताइए इनकी पार्टी में किसको बनाया है इस प्रकार से? नहीं बनाएंगे और ना बनाएंगे, क्योंकि हम मुसलमान टिकट का लॉलीपॉप नहीं चाहते, हम सशक्तिकरण चाहते हैं। आप लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण इतना ज्यादा, आपने जो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स अपनाई कि हिंदुओं को आपने लगातार उपेक्षित किया है और इसीलिए आप डरते हैं, और दूसरा ये कि आप मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए पिनाज जी, ऐसा है, शहजाद जी बहुत एग्रेसिव है, बहुत टेंशन में है। असल में पार्टी से लोग भाग रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ सारे कद्दावर लोग तो जा रहे हैं, जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया, जिनका इन्होंने शोषण किया, वो सब भाग रहे हैं। अच्छा। अब उतर के जाहिर सी बात है, जब डूबती हुई नाव से लोग उतर के भाग रहे हैं तो कष्ट जायज है, और ये अगर टेंशन में आ रहे हैं और एग्रेसिव है तो ठीक है, मैं सम्मान करता हूं इनको, कहीं ना कहीं इनके दुख को मैं समझ रहा हूं। एक बात समझिए, ये तमाम बातें इन्होंने लंबी चौड़ी की, इन्होंने ये नहीं बताया कि कोरोना काल में जब मौतें हो रही थी तो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी पश्चिम बंगाल क्यों भाग गए थे? यहाँ की जनता को अनाज छोड़ दिया था।
800 का सिलेंडर 80,000 में क्यों बिका था? लोगों को हॉस्पिटल बेड क्यों नहीं मिल रहा था? इन्होंने ये भी बताइएगा शहजाद जी, 80,000 जानना चाह रहा हूं। अरे सुनिए ना, आपको नहीं मिला होगा, यहाँ बिक रहा था, 1-1 लाख में बिका है, शायद आपको पता नहीं, आप बड़े लोग हैं, आपको हो सकता है लोगों ने ऐसे दे दिया हो। और सुनिए मेरी बात, ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव पूरे कोरोना काल में कहां थे? मुझे बताया गया विदेश में थे। अखिलेश यादव क्या कह रहे थे वैक्सीन के बारे में कि बीजेपी की वैक्सीन है, ये जिम्मेदारी भरा उनका रवैया था। आज 24 करोड़ लोगों को वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगाया गया है, मुफ्त वैक्सीन दी गई है। आज कोरोना के सबसे कम केसेस अगर किसी बड़े राज्य में आए उत्तर प्रदेश में। शहजाद जब आप बोले ये चुप रहे तो मैं इरिटेट नहीं हो रहा हूँ। हाँ, पूरी बात मैंने आपकी सुनी है, पूरी बात सुनी है। ठीक है, बोल दीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। जी बोल दीजिए ना, ये क्या तरीका है? उत्तर प्रदेश के खिलाफ जितना जहर उगलना है उगल दीजिए। अरे मेरी बात सुनिए, नहीं उत्तर प्रदेश के खिलाफ जहर उगल लिया। क्या लाशों को आपने ढका नहीं था? उगलिए मेरी बात, क्या लाशों को आपने नहीं ढका था? आप बताइएगा, जवाब दीजिएगा, नोट करिएगा, क्या लाशों को आपने नहीं ढका था? क्या मजदूर जो 2-2, 2.5 हजार किलोमीटर पैदल चला? डॉक्टर अजीज खान साहब, आज आप सवाल ही पूछने के मूड में हैं और 2 सवाल, अब मेरा एक और सवाल एंटर हो गया क्योंकि कोरोना का जिक्र कर दिया आपने, और ये सवाल है, अखिलेश जी ने वैक्सीन ले ली क्या? अखिलेश जी ने वैक्सीन लेके तमाम अपने समर्थकों को संदेश दिया कि वैक्सीन लगवाएं और जान बचाएं, और दूसरा, चुनाव लड़ेंगे क्या? एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाना होगा, लेकिन नितिन शर्मा हमारे साथ, हमारे दर्शक गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। नितिन बोलिए, चर्चा सुन रहे हैं आप, क्या कहेंगे? कहना चाहता हूं, जो हमारे योगी जी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं, और रही बात सरकार की कि हिंदू का वोट जाएगा सारा, ऐसा नहीं है। कोई भी सरकार सभी जाति धर्म से मिलकर ही बनती है। और रही बात कार्य क्षेत्र की कि कोई भी काम शुरुआत करने में जमीनी स्तर से शुरू किया जाता है और उसको एक सीमा पर पहुंचने के लिए बहुत टाइम भी लगता है। और ये लड़ना, ये कहना इस तरीके से ये कहा वो गलत है मेरे हिसाब। ठीक है, चलिए यहां छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन चर्चा लगातार जारी है कि बीजेपी ने अब जो सूत्र कह रहे हैं कि अयोध्या राम की शरण में पहुंचेंगे गोरखपुर के महाराज सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ होगा, क्या है इसके पास विपक्ष की कार्ड? चर्चा जारी है। तो देश की बहस में लगातार बात हो रही है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। लगभग ये तय हो गया है, और क्या इसकी पृष्ठभूमि एक लंबे अरसे से तैयार हो रही थी। अयोध्या में तमाम विकास कार्यों का आयोजन किया गया, और जिस तरह से अयोध्या का विकास किया गया, डेवलपमेंट मॉडल 5 साल में 42 बार गए, तमाम परियोजनाओं का ऐलान किया, और इससे किसको फायदा, किसको क्या नुकसान, क्या सधेगा पूर्वांचल, इस पर लगातार बहस कर रहे हैं। हमारे साथ पूरा वरिष्ठ पैनल मौजूद है। अजय विक्रम सिंह लखनऊ से हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, उनकी राय लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अजय जी, जैसे इस समय बात चल रही है कि अयोध्या से माननीय योगी जी इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सीट से प्रभाव नहीं डालेंगे, बल्कि पूरे अवध प्रांत में उनका प्रभाव पड़ेगा। 118 सीटों पे वो प्रभाव डालेंगे अपना, सिर्फ एक अयोध्या सीट पे ही नहीं डालेंगे। अगर मथुरा से लड़ते हैं तो मथुरा पश्चिम प्रांत में 113 सीटें हैं, वो 113 सीटों पे पूरे 113 की 13 सीट पे जो है प्रभाव डालेंगे। इस कारण से समाजवादी परेशान हैं, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर अजीज खान बता दें कि इतनी परेशानी क्यों है उनको। ठीक है, मैं सवाल लूंगी डॉक्टर अजीज खान से भी, लेकिन तहसीन, अगर देखा जाए जब से बीजेपी ने एक, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल सामने खुलकर अपने हिंदुत्व के एजेंडे को दुनिया के सामने रखा, सत्ता में आने के बाद भी जिस तरह से लगातार रखा, उसके बाद हमने एक शिफ्ट देखा। राहुल प्रियंका भी मंदिर जाने लगे, लेकिन साथ ही कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान जो हैं उससे इतर भी आने लगे, फिर राहुल के भी बयान आने लगे, फिर वो मंदिर जाते हैं। तो ये जो कंफ्यूज स्टेट है, ठीक है, मतलब क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की रणनीति के लिए ये सही तरीका है? आप कांग्रेस एक बार तय क्यों नहीं कर लेती कि वो किस लाइन को फॉलो करना चाह रही है? टेंपल रन करना चाह रही है या फिर हिंदुत्व पर सवाल उठाना चाह रही है? पीना जी, आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, उसके पहले मैं 2-3 चीजें जो लास्ट सेगमेंट में बोलना चाहता था वो आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए पीना जी, जिस रूलिंग पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर्स रिजाइन करते, उस पार्टी के चिन्ह पर, उस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने से डरते, आप सोचिए उस पार्टी की हालत क्या होगी। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की हालत नहीं है, अब उत्तराखंड में देखिए यशपाल आर्या कांग्रेस में आ गए, आप गोवा में देखिए तो माइकल लोवा आ गए। जितने इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके चिन्ह पे, कमल के चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो ये तो बीजेपी की हालत सारे मुल्क में, क्योंकि सारे मुल्क को इन्होंने ठगने का काम किया है।
और ठगने का काम कैसे करते हैं कि इनके पास यहाँ टीवी चैनल्स पर आकर चिल्लाना हमने विकास किया वो ठीक है। डेवलपमेंट का उत्तर प्रदेश का कोई मॉडल नहीं। नीति आयोग की रिपोर्ट ने कभी एक्सपोज कर दी, तो कभी एक्सपोज हो गए वर्ल्ड बैंक की डेटा पे, तो कभी एक्सपोज हो गए क्या कांग्रेस एक्सपोज हो गई कि लगातार तुष्टीकरण अपीजमेंट पॉलिटिक्स चलती रही और बाद में याद आया जब बीजेपी सत्ता में आई कि हिंदुओं के मन में कहीं ना कहीं एक चीज जो है वो लगातार पनप रही थी, टीस जो है वो घाव बन गई और उस पर मरहम लगाने की आधी अधूरी कोशिश होती है। आज भी डेटा दिखाता है पिनाज जी, आज भी डेटा दिखाता है कि जो हमारे हिंदू भाई बहन है ये सभी मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज भाजपा को वोट नहीं देते। आज का भी डेटा है, भाजपा को मिलता है 31% वोट, 34% वोट। सारे हिंदूज उनको वोट नहीं देते। आज भी मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज इनको वोट नहीं देते। ये हिंदुओं की पार्टी है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज क्या है? नहीं, एक सेकंड, मैं अपनी बात रख दूं, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है, ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, भारतीयों की पार्टी नहीं, ठगने वाली पार्टी है। और मैं क्यों कहता हूं, आप मेरी बात को सोचिए। जब फ्रंट पेज पे इनका एडवर्टाइजमेंट आता, फ्लाईओवर कोलकाता का होता, फैक्ट्री अमेरिका की होती, प्रधानमंत्री जो उनके प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर आकर झूठ बोलते कि 2017 के पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे, फैक्ट चेक होने के बावजूद झूठ बोलते, 47 मेडिकल कॉलेज थे। ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने पार्लियामेंट में जवाब दिया उत्तर प्रदेश में, लेकिन टीवी चैनल्स पर आकर झूठ बोलते। तो ये झूठ बोलते हैं। विनम्रता से सवाल है मेरा आपसे, विनम्रता से एक सवाल है। जब मेरी आप बार बार कहते कि ये हिंदू ने, ये जिन्ना प्रेमी है, क्या राहुल गांधी, क्या अखिलेश यादव, क्या प्रियंका गांधी कभी पाकिस्तान गए? जिन्ना की मजदार पे सजदा कौन किया? भाजपा वालों ने। पाकिस्तान आतंकवादियों को अफगानिस्तान कौन छोड़ा? भाजपा ने। बिना एजेंडा के पाकिस्तान जाके बिना नतीजा के लौटने वाले कौन थे? भाजपा के प्रधानमंत्री। दूसरों को भी मौका दे। ठीक है शहजाद, जवाब दें जी। अब पिनाज जी चलिए, हमारे चिन्ह पर कुछ लोग लड़ना नहीं चाहते तो छोड़कर जा रहे। जिसकी पार्टी से 7 साल में 70 बड़े नेता छोड़कर चले गए हो, जब वो ये बातें करें तो पता नहीं किस आधार पर कर रहे हैं। परंतु इनके चिन्ह में इतना दम है तो प्रियंका वाड्रा जी क्यों नहीं चुनाव लड़ती उत्तर प्रदेश से? बता दे कौन सी सीट से लड़ना है। अमेठी छोड़कर भाग गए राहुल गांधी, वहां पर कह रहे थे उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से अपमानित कर रहे थे, नॉर्थ इंडिया को अपमानित कर रहे थे, पूरे देश ने देखा है। पर मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। चलिए, ये कहते हैं ना कि ये सबसे बड़े हिंदू यही है और सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया है, तो बताइए महंगाई की रैली में राहुल गांधी क्यों बोल पड़े कि हिंदुत्व जो है सिखों और मुसलमानों को मारना सिखाता है, हिंसा सिखाता है? इनके सलमान खुर्शीद जो बड़े वरिष्ठ नेता है, उन्होंने किताब महंगाई पर तो नहीं लिखी, विकास नहीं हुए वो उन कार्यों पर तो नहीं लिखी, किस पर लिखी? हिंदुत्व इज इक्वल टू आईएसआईएस और बोको हराम। अब मैं इनको पूछता हूं कि बताइए कि बंद कमरे में राहुल गांधी ने नहीं कहा था कि हम तो मुसलमानों की पार्टी है? ये बार बार जाकर अपील नहीं करते? सिद्धू जी कटिहार में करते थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने किया है कि मुसलमान एक हो जाओ, वोट कर दो। पर हिंदुओं को बांटने के लिए कभी इनको ओबीसी बता देते हैं, कभी कुछ और बता देते हैं। और जहां तक ओबीसी का सवाल है, मैं आपको बताता हूं, हमारे साथ आज भी 113 से ज्यादा ओबीसी एमपी है, हमारे पास 100 से ज्यादा ओबीसी एमएलए है। तो क्या ये ओबीसी जो वर्ग के लोग हमारे साथ आज भी है, क्या उनकी कोई अहमियत नहीं है? और आज जो महान दल है, जो समाजवादी पार्टी का एलाई है, उन्होंने कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कि वो तो दल बदलू है। अब समाजवादी पार्टी सम्मान की बात कर रही थी, हमने तो एक मौर्य को हमने उप मुख्यमंत्री बनाया। चलिए आप बता दीजिए कि मौर्य को बनाएंगे उप मुख्यमंत्री? अभी ऐलान कर दीजिए अजीज जी, ऐलान कीजिए ना, आप सम्मान कर देना। आप बता दीजिए, आपके पास आऊंगी, टर्न बाय टर्न सबको मौका मिलना चाहिए। अजीज खान साहब। अरे अजीज खान का जवाब आप क्यों देंगे? निकाह हो चुका है क्या आपका? अरे सुनिए ना, देखिए पिनाज जी ये ठीक कह रहे हैं। देखिए उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन ये सम्मान नहीं देते, स्टूल पर बैठाते हैं। हम वो लोग नहीं है, हम जिसको जो बनाते हैं उसको उसी हिसाब से सम्मान देते हैं। अरे आप बता दीजिए ना, आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अरे सुनिए ना, हम अपमानित नहीं करते हैं आपकी तरह। क्यों उप मुख्यमंत्री तो बनाएंगे? हाँ या ना जवाब दीजिए ना। अरे भाई सुनिए ना, स्टूल पे नहीं बैठाते। सुनिए मेरी बात, सुनिए एक बात जानिए, आज आप नहीं, महान दल आपका सहयोगी कहता है स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदलू है, सही है गलत है? बड़ा ख्याल रखते हो। महान दल के केशव चंद्र मौर्य ने कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदलू है, सही है गलत है? सुनिए ना, संजय निषाद का तो आपने, जब मैं बोलता हूं, अरे छोड़िए वो सब, इसका जवाब ठीक है शहजाद, उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। आपकी बारे में वो नहीं बोले, उनकी शालीनता का सम्मान करते हो, उनकी भी बात सुनिए शहजाद। आपको मैंने पूरा मौका दिया, उनको भी दीजिए। उनकी शालीनता के किससे? एक मिनट शहजाद, ये तरीका नहीं है ना, उनको भी बोलने दीजिए ना। आपको मैंने बीच में टोका किसी ने? उनको पूछिए, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो लेने दीजिए, जवाब तो लेने दीजिए। अरे पिनाज जी सवाल का तो जवाब दे। ठीक है खान साहब जवाब दीजिए। उनसे पूछिए मौर्य को बनाएंगे उप मुख्यमंत्री, और जो महान दल के नेता ने कहा है उससे नहीं बनाएंगे, आपको जवाब क्यों देंगे? पिनाज जी को जवाब देंगे, रुकिए। ठीक है एक सेकंड, हल्ला करते हैं आप। जिसको आपने उप मुख्यमंत्री, जिसको आपने डिप्टी सीएम बनाया, उसको आपने सम्मान दिया नहीं?
आप दूसरों से सवाल कर रहे हैं। आज तक अभी सीट अरे तक आप तय दे कर नहीं दीजिए ना पाए हैं। सम्मान पता नहीं योगी घोषणा जी को कीजिए। लड़ाएंगे नहीं। सुनिए मेरी बात, अब आप नॉर्मल रहिए। एक बात आप जवाब क्यों नहीं देना चाहते? देखिए, वो धांधली नहीं चल पाएगी आपकी जो पंचायत चुनाव में किया था। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से डीएम मौर्या एसपी सब मिलकर के को चुनाव लड़े थे, उपमुख्यमंत्री हमारे बनाएंगे, ये सिलेबस के बाहर है क्या प्रत्याशियों को आपके? आपने पर्चा नहीं भरने दिया था, प्रत्याशियों को पर्चा तक नहीं डॉक्टर भरने दिया अजीज था खान, जब आपने वो नहीं प्रेम हो जी पाएगा, से आप सवाल घबराए किए हुए थे हैं। तो आपने भाई, जवाब आज की की उम्मीद बात की कर थी। लो। अब शहजाद के सवाल का अब वो जवाब चल क्यों नहीं नहीं दे पाएगा रहे? आपका। अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ बिना भाई, सवाल मैं जवाब पूछेंगी दे तब रहा तो हूं। आपकी सवालों की जड़ी लगा रहे थे। भाई सवाल ये है अपनी बारी में आप पूछ लेंगे और मेरे को पूछने नहीं देंगे, और आप शहजाद के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा चलिए, महान दल ने केशव प्रसाद मौर्य को दल बदलू कहा है, मानते हैं इसको या अग्री करते हैं नहीं करते? बताइए। महान दल के केशव मुझे चंद्र बोलने मौर्य दे। आपके सहयोगी, उन्होंने कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदलू है। सम्मान है अपमान है? बताइए। ये बताइए जरा, संजय निषाद जी आपके जवाब कौन तो है, दीजिए। अलायंस है? वो क्या क्या कहते हैं सुनिए ना, क्या कहते हैं संजय निषाद जी? उनके बारे में आपने सुना? एक बार अमित शाह जी को इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया और मंच से उतरते लोग गाली देने लगे। अरे क्या जवाब देंगे? देश को जवाब आपको तो मिल अपनी गया। सहयोगियों को अपमानित करते देखो, हैं, फरसा दूसरों गिर से गया है इन सवाल पर। पूछते हैं, इन पर दूसरों से फरसा गिर सवाल- गया, दूसरों परशुराम से जी का सवाल फरसा गिर पूछते गया हैं। इन पर। आप देखिए ना, अरे भाई आपकी सहयोगी अनुप्रिया पटेल। अच्छा डॉक्टर अजीज खान साहब, आप लोगों ने खूब सारे सवाल जवाब एक दूसरे से कर लिए। मेरे डॉक्टर खान, आज आपने बहुत सारे सवाल किए ना, दिल खोल के सवाल किए। अब मैंने आपको हमने कहा कि सवाल आप किया लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। ठीक है, अब भाई मैं इन्होंने उसमें कुछ जवाब नहीं कर नहीं सकती। दिया। अब ये मैं तो उसमें वही कुछ नहीं लोग कर सकती। झूठे देखिए लोग सुनिए हैं ना जो डॉक्टर कहते खान, हैं, डॉक्टर खान, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। अब आप सुनिए ना, मेरे सवालों के जवाब तो आपने भी नहीं दिए, अब उसमें मैं कुछ कर पाई? मैंने आपसे पूछा अखिलेश जी ने वैक्सीन लिया, आपने नहीं बताया। मैंने आपसे पूछा अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे, आपने नहीं बताया। तो अब आप बताइए, इसमें मैं भी तो कुछ नहीं कर सकती ना। आपने दोनों ही सवाल के जवाब आप भी नहीं दे रहे। क्या सवाल है आपका? पूछिए। अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं? अखिलेश जी ने वैक्सीन ली है या नहीं? माननीय अखिलेश यादव जी, ये पूरी पार्टी विचार करेगी, कोर कमेटी हमारी है, जो तय करेगी वो होगा। हमारे नेता को भी चुनाव प्रचार करना है, लोगों से मिलना है। ठीक है। सारा और काम दूसरा, लेकिन चुनाव प्रचार चुनाव करना है, के बारे वैक्सीन में- बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है उनके लिए। तो आप इतने लोगों से वैक्सीन की मिलते हैं, बात इतनी मत भीड़ करिए। आती है। आप वैक्सीन की बात मत करिए। सुनिए पिनाक अच्छा, जी, नहीं करूं। सुनिए, वैक्सीन की बात मत करिए। जब वैक्सीन के लिए हमारे नेता ने उस समय स्टेटमेंट दिया था, उस वक्त क्यों भाई कोरोना के बारे में इतना ज्ञान दे रहे थे? क्या अरे उस कोरोना के वैक्सीन बारे को में इतना लगा ज्ञान करके दे रहे आप थे विदेश आप? में जा सकते थे? कुंभ मेले विदेश को में तो जा सकते आपने थे? कोरोना आप के बताइए नाम ना, पर WHO कितना से बदनाम पूछा कि किया। नहीं था? पर WHO अजीत जी से के पूछा मुंह कि से नहीं था? जब केरला में ईद के बाद विस्फोट हुआ कोरोना चलिए, का, बड़ी तब अजीत जी मुसीबत ने है, और आप उनकी सुनते पार्टी ने नहीं एक हैं। शब्द नहीं आप बोला। चिल्लाते झूठे लोग कोरोना हैं। के बारे जब आप में, कहते हैं महाकुंभ ऑक्सीजन के से बारे में मौत नहीं कई हुई चीजें है। बोली अजीज आप जी ने, कहते हैं पर ऑक्सीजन से केरला मौत में नहीं ईद हुई के है। विस्फोट इससे के बड़ा बाद झूठ दुनिया में एक नहीं हो शब्द सकता है। समाजवादियों के मुंह से नहीं इससे निकला। बड़ा झूठ नहीं दुनिया में कुछ हो चलिए, सकता है। ठीक है। राहुल आप जी, झूठे आपने लोग हैं, सबको झूठ सुना, बोलते सारी हैं। बातें सुनिए। क्लोजिंग रिमार्क यहाँ पर मैं आपसे चाहूंगी। पीना जी, मुझे 2 लाइन चाहिए। पता नहीं ये जो बातचीत का तरीका है, मुझे समझ में नहीं आता पिनाज में क्या जवाब दूं, क्योंकि इतनी सारी बातें हुई हैं और ये एक तरीका चुन लिया गया है कि दूसरे को बोलने नहीं देना है। लगातार हम बोलते रहें तो दूसरा कुछ भी कह सके, तो वो ना कोई उसको समझ सके ना कोई जवाब दे सके। वो अब इस पर बोलने का कुछ मन नहीं होता। ईमानदारी से मैं आपसे कहूं कि मुझे कोई इच्छा नहीं हो रही बात करने की। कुछ बड़े सवाल मैंने उठाए थे, उन पर कुछ बात करनी थी, लेकिन वो गंभीर सवाल हैं, वो बड़े सवाल हैं, वो ये तू मैं में और एक एक वाक्य में नहीं किए जा सकते। तो अभी मैं छोड़ देता हूँ इसको, मुझे कुछ कहना नहीं है। मुझे जो तथ्य देने थे मैं तथ्य दे चुका हूँ। तथ्य अलग है, मैं तथ्यों को देखता हूँ और मैंने वो पहले ही रख दिए थे। उन पर मेरी राय क्या है वो एक अलग प्रश्न है। मैंने दोनों को अलग रखा था। आपको, बाकी लोगों को जिसको जो ठीक लगे वो मान सकता है, कोई फायदा नहीं है कहने का। चलिए, तो तहसीन कुछ कहना चाहते हैं? डिबेट देख करके पीना मुझे जी, बहुत दुख है कि जिसे आप पीना सही जी- से डिबेट आपने कंडक्ट नहीं कराया। सही ठीक से है। डिबेट कंडक्ट नहीं कराया। बिल्कुल, मेरी गलती है सारी। जब आप सवाल कर रहे हैं, कल को जो नतीजे आएंगे चुनाव के, उसे भी मेरे ठीकरे फोड़ दीजिएगा आप लोग, सब लोग, ठीक है ना? सारी चीजें हम लोगों की पीना गलती जी, मुझे है। एक लाइन चाहिए। पीना जी, देश की बड़ी ठीक है, मुझे आप तहसीन एक जी। लाइन देंगे। देश की बड़ी पीना जी, पीना जी, सबसे पहले तो मुझे कोई आपके खिलाफ, मुझे लगता है आपने डिबेट ठीक से कंडक्ट किया है, तो मैं आप पे ये आरोप बिल्कुल नहीं लगाना चाहता हूँ। जैसे हम डिबेट कर रहे थे अभी, चौधरी अमर सिंह जी, उन्होंने भी रिजाइन किया है और एक इनके एमएलए और एक विकेट डाउन हो गई इनकी। लेकिन मैं एक बात शहजाद जी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ। देखिए शहजाद जी, जब कोई आपकी पार्टी में आता है तब आप कहते हो दाग अच्छे हैं,
जब कोई चले जाता है तो आप कहते हो हमारा सिक्का खोटा निकला। ये कौन सी बात हुई, ये कौन सा तर्क हुआ? आपने कल जितने आरोप लगाए, परिवारवाद का आरोप लगाया अपने स्वामी प्रसाद मौर्य पर, उनकी बेटी को लोकसभा का टिकट किसने दिया था 2019 में? बीजेपी में दिया था ना। तो जब आप लोगों को लाते हो, उनको टिकटें देते हो, उनके बच्चों को टिकटें देते हो, तब आप कहते हो कि ठीक है। ठीक है, आखिर के 2 मिनट बचे हैं, जवाब ले लूं फटाफट से। तहसीन बात ठीक लगती है आपको? हाँ शहजाद। ठीक है, हाँ ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। ऐसा है कि जब कांग्रेस पार्टी नेता छोड़कर जाते हैं, जैसे ये बोटी वाले गए टोटी के साथ, तब वो कहते हैं कि ये मौका परस्त नेता है, और जब हमारे नेता छोड़कर जाते हैं तो कहते हैं सिद्धांत पर छोड़कर गए। अपने नेता छोड़कर जाए तो मौका परस्त, हमारे नेता छोड़कर जाए तो सिद्धांत पर गए। सुनिए, मर्यादा में रहिए और तमीज से बात करिए। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मैंने बोटी और टोटी कहा, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। जिसको लगा वो कह रहा है कि वो है बोटी और टोटी वाला, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। पिनाज जी मेरे पूरे वीडियो को देख लीजिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जिसको दर्द होना था उसको दर्द हुआ। अब मुझे नहीं पता क्यों हुआ, अब मुझे आगे की बात करने दीजिए। पिनाज जी पहले ही 3 वर्सेस 1 है, पहले ही 3 वर्सेस 1 है, पहले ही 3 वर्सेस 1 है। आप चाहती है तो मैं बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। कुछ नहीं है, आप चाहती है मैं बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। पिनाज जी अगर ठीक है शहजाद, मुद्दे की बात पर आए, आज के विषय पर आ जाएं एक बार फिर से क्लोजिंग, क्योंकि रिमार्क में जा रही हूँ, आप सत्तारूढ़ पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुद्दा भी उसी से जुड़ा हुआ है, तो उस पर वापस आ जाएं शहजाद। मुझे बोलने दीजिए जी, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, मैं तो मुद्दे पर ही था, ये मुद्दे से भटकते हैं। जब बंगाल में कई सारे नेता हमारी पार्टी से जुड़ रहे थे, तब यही कांग्रेस वाले तहसीन पूनावाला और बाकी लोग कह रहे थे कि देखिए ये तो पैसों के दम पर इनको बुला रहे हैं, देखिए ये तो किस प्रकार से सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके उनको बुला रहे हैं। आज उनके वो भी सिद्धांत बदल गए। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, हरिओम यादव, सैनी जी, धर्मपाल यादव, इस प्रकार से 19 सिटिंग MLA, मिनिस्टर और पूर्व मंत्री हमारी पार्टी में 3 हफ्तों में शामिल हुए हैं। तो क्या इससे भी आप कुछ रुख तय करेंगी, या केवल जो 4-5-6 लोग समाजवादी पार्टी की ओर चले गए उसी से रुख तय करेंगी, क्योंकि उनका टिकट कटने वाला था यहाँ पर? तो देखिए, मुझे लगता है अगर आकलन करना है तो दोनों मापदंड राहुल जी, इस पूरे डिबेट में एक चीज मैं आपसे, एक सवाल मेरा आपसे है कि क्या अब देश का वोटर इतना परिपक्व हो चुका है कि वो विकास के मुद्दे को कहीं ना कहीं समझे और उसे समझ में आ जाए कि किस तरह से उसकी धर्म विशेष की भावनाओं को चुनाव आते आते एक तरीके में भुनाने की कोशिश होती हैं हर पार्टी द्वारा? नहीं, मैं नहीं समझता कि अभी ऐसा हुआ है। अभी तो हम पाते हैं कि वोटर भी अपने कई अलग अलग धाराओं में बहता है। इससे पहले वो संप्रदाय के साथ साथ वो जातियों की धाराओं में भी बहता था, क्षेत्रवाद में, वर्गवाद में बहता था। अब धर्म ने सारे, कम से कम हिंदू समाज के भीतर की धाराओं को ढक लिया है। और अभी सबसे बड़ी जो ताकत है, सबसे बड़ी जो धारा है और प्रभावित करने वाली लोगों के मानस को है, वो है धर्म। मैं हिंदुओं के भीतर की बात कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि मुसलमानों में भी ये बहुत बड़ी हद तक ये होगा। तो अभी स्थिति ये है कि ये इस ध्रुवीकरण से दोनों पक्षों को फायदा होता है। हिंदू मुसलमान के बंटने से एक तरफ सपा को फायदा होता है, दूसरी तरफ भाजपा को फायदा होता है। और इस पे अब इतनी बातें हो चुकी हैं, कोई बहुत ज्यादा विस्तार की तो चलिए, इस सत्य को हम अभी नहीं बदल सकते और हर पार्टी अपने हिसाब से जो है वो इसको भुनाने की कोशिश भी करती है और हमारी जनता को भी यही लगता है। आप बिल्कुल, राहुल जी ने जो बात की, 98% लोगों को लगता है कि योगी जी के अयोध्या से लड़ने से फायदा होगा। जो अवध रीजन की सीटें हैं उन पर भी असर पड़ेगा और आगे पूरे उत्तर प्रदेश में भी एक संदेश जो है वो जाएगा। तो आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।